कक्षा 9वीं का विषय इतिहास से पाठ 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस पाठ के कुल 5 भाग हैं। आज की वीडियो में हम भाग 2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया था, तो अगले पेज से शुरुआत कर लेते हैं भाग 2 की। यहाँ पर हम पाठ 2 का भाग 2 कंप्लीट करेंगे। रूसी क्रांति। रूस की क्रांति से रूस के समाज में क्या क्या बदलाव आए वो देखेंगे। रूस की क्रांति में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। पहला, फरवरी 1917 में राजशाही का पतन, यानी कि राजा को गद्दी से हटा दिया जाता है। दूसरी घटना कौन सी थी? रूस की सत्ता समाजवादियों के हाथों में आ जाती है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि 1914 तक समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन कानून बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब समाजवादी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए, तो सरकार बनी किनकी थी? सरकार बनाने में रूढ़िवादी, रेडिकल और उदारवादी सफल रहे थे। अभी रूसी क्रांति हुई क्यों थी, यानी कि रूसी क्रांति के कारण क्या थे? तो रूसी क्रांति के समय जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि रूसी साम्राज्य कैसा था, रूस का समाज कैसा था, वे कौन से कारण थे जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया। तो इस पेज में हम रूसी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्रांति से पहले रूस का समाज कैसा था। रूसी साम्राज्य 1914। क्रांति से पहले रूस का साम्राज्य कैसा था, रूस का समाज कैसा था, एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, 1914 में रूस के पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस में उस समय क्या था? राजा का शासन था। किस राजा का? जार निकोलस द्वितीय का शासन था, यानी कि जार निकोलस द्वितीय वहाँ पर राज करता था। भौगोलिक विस्तार। अब रूस का भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं, यानी कि रूस कहाँ तक फैला हुआ था, यानी कि रूस का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत था वो देख लेते हैं। पहला, मॉस्को के आसपास के क्षेत्रों के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य में शामिल थे। मैप पर हम आज के रूस को देखें तो उसके अलावा आज के समय का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये देश पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य में आते थे। यानी कि फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये देश तो पूरे शामिल थे, और पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य में आते थे। दूसरा, यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, यानी कि रूसी साम्राज्य का विस्तार था प्रशांत महासागर तक। तीसरा, आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी इसी साम्राज्य में आते थे, यानी कि आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य में शामिल थे। रूस में धर्म। रूस में किन धर्मों के लोग रहते थे वो देख लेते हैं। पहला, रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। उस समय रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा थी। कौन सी शाखा थी? रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यानी कि रूस के ज्यादातर लोग रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे, लेकिन अन्य भी जैसे कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी रूस में रहते थे, लेकिन ज्यादा संख्या थी रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मानने वाले लोगों की। अगले पेज पर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रूस की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में। अर्थव्यवस्था और समाज। यहाँ पर हम रूसी अर्थव्यवस्था और रूसी समाज के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, रूस की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी में लगा हुआ था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि रूस की ज्यादातर जनसंख्या खेती से संबंधित कार्यों में लगी हुई थी। ज्यादातर लोगों की जीविका का साधन था खेती। लगभग 85% जनसंख्या खेती पर निर्भर थी।
थी। अगर रूस की यूरोप के अन्य देशों से तुलना करें, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी से, तो फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर जनसंख्या थी 40 से 50%। लेकिन रूस की जनसंख्या कितनी लगी हुई थी खेती के कामों में? 85% जनसंख्या खेती के जरिए अपना भरण पोषण करती थी। रूस के अलावा यूरोप में अन्य कोई देश ऐसा नहीं था जिसकी इतनी जनसंख्या खेती के कार्यों में लगी हो। और रूस के किसान खेती के द्वारा अपनी जरूरतें तो पूरी करते ही थे, साथ में क्या करते थे? बाजार में बेचने के लिए भी उत्पादन करते थे। रूस उस समय अनाज का निर्यात करता था, यानी अन्य देशों को अनाज बेचता था। दूसरा, उद्योग बहुत कम थे। रूस में ज्यादातर जनसंख्या खेती के कार्यों में लगी हुई थी। खेती ही उनकी जीविका का मुख्य साधन था और उद्योग क्या थे? बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही उद्योग थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो उद्योगों में काम करते थे, कारखानों में काम करते थे। ज्यादातर जनसंख्या खेती से भरण पोषण करती थी। और बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे उद्योग जो थे वो 1890 के दशक में चालू हुए थे, यानी कि बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जो 1890 के दशक में शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे यहाँ पर लिख देते हैं। तो बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जो 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस में रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, यानी कि रेलों का जाल बिछाया जा रहा था। इससे क्या हुआ? विदेशी निवेश भी आने लगा। जब विदेशियों को ये लगने लगा कि रूस में रेल के नेटवर्क को फैलाया जा रहा है, रेल के जाल को बढ़ाया जा रहा है, तो उनको लगा कि रूस में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि रेल नेटवर्क से क्या हुआ? रेल नेटवर्क ने बाजार तक वस्तुओं को ले जाने में सहायता की। वो कैसे? एक तो वस्तुओं को कम समय में बाजारों तक पहुंचाना आसान बनाया, दूसरा सस्ता साधन था रेलवे। तो रेल नेटवर्क ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया। इससे रूस में उद्योगों का विस्तार होने लगा, नए नए उद्योग खुलने लगे। तो इस तरह कुछ ही सालों में रूस में कोयले के उत्पादन में 2 गुनी और स्टील के उत्पादन में 4 गुनी वृद्धि हुई। तीसरा, ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। पहले पॉइंट में हमने देखा कि जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा खेती के कामों में लगा हुआ था, उद्योग बहुत कम थे, उद्योगों की स्थापना होने लगी विदेशी निवेश से। अब जो नए कारखाने खुले वो क्या थे? उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, यानी कि जिन व्यक्तियों के पास साधन थे, जिनके पास पैसा था, उन्होंने अपने खुद के उद्योग लगाए, खुद के कारखाने लगाए। जिन व्यक्तियों ने अपने खुद के उद्योग और कारखाने लगाए थे, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था अधिक से अधिक लाभ कमाना, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। और इनके कारखानों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मजदूरी करते थे। तो सरकारी विभाग भी थे जो इन फैक्ट्रियों पर, इन कारखानों पर नजर रखते थे। वो क्यों? वो इसलिए कि इन कारखानों में जो मजदूर काम करते थे उनको न्यूनतम वेतन मिलता रहे, यानी एक मिनिमम सैलरी मिलती रहे और काम करने की पाली के घंटे तय हो, यानी कि एक रूल बना दिया जाए कि कारखानों में मजदूर इतने बजे से इतने बजे तक काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक इतने घंटे काम करेंगे। लेकिन सरकारी विभागों के नजर रखने के बावजूद मजदूरों से 15-15 घंटों की पाली में काम कराया जाता था। और जो वर्कशॉप होती थी उनमें भी पाली 10 से 12 घंटे तक होती थी। तो एक तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा था, क्योंकि उद्योगपति क्या चाहते थे? अधिक से अधिक लाभ कमाना। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मजदूर कितने घंटे काम करते थे। तो ये थी रूसी समाज में मजदूरों की स्थिति। चौथा, सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। अब रूसी समाज में मजदूर भी बटे हुए थे। वो कैसे? यानी कि कुछ मजदूर अपने आप को अन्य मजदूरों से ऊपर मानते थे। इसका एक उदाहरण लेते हैं। धातु कर्मी जो थे, जो धातु से संबंधित कार्यों में लगे हुए थे, वो मजदूरों
मजदूरों में खुद को साहब समझते थे, यानी अन्य मजदूरों में खुद को ऊपर का दर्जा देते थे। वो क्यों देते थे? क्योंकि उनके काम में ज्यादा निपुणता और प्रशिक्षण की जरूरत होती थी, इसलिए वो अन्य मजदूरों से अपने आप को ऊपर मानते थे। महिलाओं की स्थिति। रूसी समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अब मजदूरों की स्थिति तो हमने देख ली कैसी थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति को देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। वो कैसे? 1914 में फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में महिलाओं की संख्या 31% थी, यानी कि महिला मजदूरों की संख्या थी 31%। अब समस्या क्या थी महिलाओं के साथ? महिलाएं पुरुष मजदूरों की तरह 15-15 घंटे की पालियों में काम करती थी, लेकिन उनका जो वेतन था, उनकी जो सैलरी थी, वो मजदूर पुरुषों की तुलना में कम थी। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक मजदूर को एक दिन में 100 रुपए मिलते थे, वही महिला मजदूर को 50 से 75 रुपए दिए जाते थे, यानी कि पुरुष मजदूर की सैलरी का आधे से 3/4 तक मिलता था। तो महिलाओं के साथ एक तरह से भेदभाव हो रहा था, महिलाओं का शोषण हो रहा था। छठा, किसान। हमने देखा कि रूस की ज्यादातर जनसंख्या खेती के कामों में लगी हुई थी, तो गांव की ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे। ज्यादातर जमीन पर सामंतों, राजा और ऑर्थोडॉक्स चर्च का अधिकार था, यानी कि गांव की ज्यादातर जमीन जो थी वो सामंतों, राजा और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास थी। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। वो कैसे? कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास अपनी जमीन थी, और कुछ किसान ऐसे थे जो सामंतों, राजा और ऑर्थोडॉक्स के पास जो जमीन थी वहाँ पर मजदूरी करते थे, वहाँ पर जाकर खेती करके गुजारा करते थे। और रूस के जो किसान थे वो सामंतों का सम्मान नहीं करते थे। सामंतों और नवाबों की समाज में जो हैसियत थी, जो इज्जत थी, वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि जार को यानी राजा को सेवाएं देते थे, राजा के प्रति निष्ठा रखते थे, विश्वास रखते थे, इसलिए उनकी इज्जत समाज में बनी हुई थी। और रूस के किसान ये भी चाहते थे कि नवाबों और सामंतों के पास जो जमीन है उसको किसानों में बांट दिया जाए। और रूस के जो किसान थे यूरोप के किसानों से एक और मामले में अलग थे। वो क्या था? रूस के किसान समय समय पर जमीन को अपने कम्यून को दे देते थे, और फिर कम्यून क्या करते थे? परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटते थे। अगले पेज पर चलते हैं। रूस में समाजवाद। पिछले पेज में हमने पढ़ा रूस की अर्थव्यवस्था कैसी थी, रूसी समाज के बारे में भी हमने जाना, मजदूरों की स्थिति कैसी थी, महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, समाज में किसानों की स्थिति कैसी थी। तो रूस में अलग अलग वर्गों की स्थिति ने समाजवाद के लिए एक आधार तैयार किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रूस में समाजवादी विचार कैसे उभरते हैं। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1914 से पहले रूस में सभी पार्टियां गैर कानूनी थी, यानी कि राजनीतिक पार्टियों को मान्यता नहीं दी गई थी। वो क्यों? क्योंकि राजा को डर था कि कहीं राजनीतिक पार्टियां राजा की सत्ता को चुनौती ना देने लगे, यानी कि राजा को डर था कि कहीं राजनीतिक पार्टियां राजा को हटा ना दे। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी, इसका गठन हुआ था 1898 में। यहाँ पर लिख देते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि 1914 से पहले रूस में राजनीतिक पार्टियों को गैर कानूनी माना जाता था, और रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? 1898 में, यानी कि 1898 में पार्टी की स्थापना कर दी गई थी। लेकिन ये पार्टी गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करती थी, यानी ये पार्टी जो भी काम करती थी वो छुपकर करती थी। दूसरा, रूसी किसान स्वाभाविक समाजवादी हैं। अब कुछ रूसी समाजवादी थे जिनको ये लगता था कि रूस के किसान स्वभाव से समाजवादी हैं। कैसे? क्योंकि जिस तरह से रूस के किसान समय समय पर जमीन बांटते थे, हमने पढ़ा था कि किसान सारी जमीन को अपने कम्यून को, मीर को दे देते थे, और उनके कम्यून क्या करते थे? प्रत्येक परिवार
की जरूरत के हिसाब से किसानों में जमीन बांट देते थे, किसानों को जमीन दे देते थे। इसलिए ऐसा माना गया कि रूस में जो क्रांति होगी वो क्रांति किसान लेकर आएंगे, ऐसा समाजवादी मानते थे। तीसरा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। इस पार्टी की स्थापना की गई थी 1900 में। जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी वो शहरों तक सीमित थी, लेकिन ये जो पार्टी थी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, इसकी पहुंच गांव तक थी। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए काम किया। चौथा, सोशल डेमोक्रेट्स, सामाजिक लोकतंत्रवादी। अब ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे यानी कि सामाजिक लोकतंत्रवादी थे, ये समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि समाजवादी क्रांतिकारी शब्द जो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है वो किसानों के लिए किया है। समाजवादी ये मानते थे कि किसान स्वाभाविक समाजवादी हैं और रूस में जो क्रांति होगी उसकी मुख्य शक्ति कौन होंगे? किसान होंगे। लेकिन जो सामाजिक लोकतंत्रवादी थे, कौन? लेनिन, ऐसा नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे वो ऐसा? उनका कहना ये था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ पूंजीपति थे जो मजदूरों से काम करवाते थे। इसलिए सामाजिक लोकतंत्रवादी यानी कि लेनिन ये मानते थे कि किसान क्रांति नहीं कर सकते। तो लेनिन के अनुसार क्रांति लाएगा कौन? लेनिन का मानना था यानी कि सामाजिक लोकतंत्रवादियों का मानना था कि क्रांति मजदूर करेंगे ना कि किसान। अब जो ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी जिसकी स्थापना 1898 में की गई थी, इस पार्टी के जो सदस्य थे उनमें मतभेद था। किस बात को लेकर? संगठन की रणनीति कैसी हो इस बात को लेकर मतभेद था। यानी कि जो बोल्शेविक खेमा था, जो बोल्शेविक समूह था, लेनिन वाला समूह, वो ये मानता था कि रूस जैसे देश में जहाँ पर राजा का शासन है वहाँ पर एक तो पार्टी अनुशासित होनी चाहिए यानी पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? पार्टी के सदस्यों की संख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि सभी को सदस्य बना दिया जाए। इसी पार्टी का दूसरा खेमा था, दूसरा समूह था मेंशेविक, जो ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्य बनाया जाना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि लेनिन ये मानते थे कि मजदूर क्रांति करेंगे इसलिए सभी को पार्टी का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मेंशेविक क्या मानते थे? पार्टी में सभी को जगह मिलनी चाहिए, सभी को सदस्य बनाया जाना चाहिए, चाहे वे किसान हो, मजदूर हो या अन्य वर्ग हो। इन मतभेदों के चलते 1903 में पार्टी दो भागों में बट गई। एक था बोल्शेविक लेनिन वाला, दूसरा था मेंशेविक। यहाँ पर लिख देते हैं। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी वो दो भागों में बट गई। एक था बोल्शेविक लेनिन वाला समूह, दूसरा था मेंशेविक। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। कैसे उथल पुथल भरा समय था जिसने 1905 की क्रांति को जन्म दिया? पहला, रूस एक निरंकुश राजशाही था। हमने पढ़ा है कि रूस में राजा का शासन था और राजा अपनी मनमर्जी से शासन चलाता था। किसी भी प्रकार के बंधन राजा की शक्तियों पर नहीं थे। दूसरा, संविधान की रचना के लिए मांग। राजा का शासन था, रूस के लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। रूस का राजा जार निकोलस 20वीं सदी की शुरुआत में भी संसद के अधीन नहीं था, यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में भी रूस में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो कि राजा की शक्तियों पर अंकुश रखे। राजा ही सबसे ऊपर था, राजा ही कानून बनाता था और राजा ही बताता था कि ये कानून कैसे लागू होंगे। तो रूस के लोग चाहते थे कि बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आने चाहिए? उनका मानना ये था कि एक संसद होनी चाहिए, एक संविधान होना चाहिए जो राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाए। तो उदारवादी, सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांतिकारी मांग करने लगे थे संसद की और राजा को हटाने की, यानी कि राजशाही की समाप्ति हो। और जो ये उदारवादी, सोशल डेमोक्रेट्स और समाजवादी क्रांति
क्रांतिकारी थे, इनको साथ मिला राष्ट्रवादियों का और जदीदियों का। अब ये जदीदी कौन थे? जदीदी वो थे जो इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक थे, यानी कि इस्लाम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। अगले पेज पर आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। तीसरा, आर्थिक परिस्थितियां। रूस में रोजाना इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ गई थी और लोगों की वास्तविक आय में 20% की गिरावट आई। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मजदूर की सैलरी तो उतनी ही थी जितनी पहले उसको मिल रही थी, लेकिन वस्तुओं की कीमत बढ़ गई थी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 100 रुपए की वस्तु अब मजदूर को 150 रुपए में मिल रही थी, तो 100 रुपए में मजदूर जो वस्तु खरीद रहा था, अब उस वस्तु को खरीदने के लिए 50 रुपए अधिक देने पड़ रहे थे मजदूर को, और वस्तु की मात्रा पहले जितनी ही थी। तो ये था वास्तविक आय में गिरावट का मतलब। इससे मजदूर परेशान हो गए। एक तो काम की पाली लंबी होती थी, यानी कि 12 से 15 घंटे तक मजदूरों को काम करना पड़ता था। दूसरा, मजदूरी कम मिलती थी। एक घटना भी हुई, वो क्या? 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी कि रूसी श्रमिक सभा की स्थापना की गई थी और इस सभा के 4 सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो इस घटना से मजदूरों में नाराजगी और बढ़ गई और उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। मजदूरों ने हड़ताल कर दी और उन्होंने कुछ मांगे रखी। कौन कौन सी मांगे थी उनकी? पहला, काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाएं। दूसरा, वेतन में वृद्धि की जाए, यानी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तीसरा, कार्य स्थिति में सुधार किया जाए। यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन सी मांगे की गई थी। तो मजदूरों की मांगे थी, काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाएं, वेतन में वृद्धि हो और कार्य स्थिति में सुधार हो। चौथा, खूनी रविवार। जब मजदूरों ने मांगे रखी, इसी दौरान क्या हुआ? पादरी गैपोन के साथ बहुत सारे मजदूर विंटर पैलेस था राजा का महल, तो बहुत सारे मजदूर पादरी गैपोन के साथ विंटर पैलेस के सामने पहुंचे। वहाँ पर क्या हुआ? पुलिस ने मजदूरों पर हमला कर दिया। ये जो घटना हुई थी, इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 मजदूर घायल हुए। इसी घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत खूनी रविवार की घटना से होती है। अब हुआ क्या? सारे देश में हड़तालें शुरू हो गई। राजा पर भी दबाव बढ़ गया। वो क्यों? क्योंकि सारे देश में हड़तालें हो रही थी। मजदूरों के अलावा विद्यार्थी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी लगभग रूस के सभी वर्ग सड़कों पर उतर आए थे और बदलाव लाना चाहते थे। क्या बदलाव लाना चाहते थे? संविधान और संसद की स्थापना होनी चाहिए। पांचवा, ड्यूमा के गठन पर सहमति। अब रूस के लगभग सभी वर्ग जब सड़कों पर उतर आए तो राजा पर भी चारों तरफ से दबाव बढ़ गया था। राजा भी मजबूर हो गया था। राजा ने मजबूर होकर संसद यानी कि ड्यूमा के गठन पर सहमति दे दी। इस ड्यूमा का काम था राजा को सलाह देना। अब जब रूस के सारे लोग सड़कों पर उतर आए थे तो राजा पर दबाव बढ़ गया था, इसलिए लोगों को तसल्ली देने के लिए ड्यूमा का गठन किया गया था, ड्यूमा की स्थापना की गई थी। लेकिन 75 दिन के भीतर ही पहली ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया राजा ने, पहली ड्यूमा को समाप्त कर दिया। फिर दूसरी ड्यूमा का गठन किया गया, लेकिन 3 महीने के भीतर ही दूसरी ड्यूमा को भी बर्खास्त कर दिया, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि उसकी शक्तियों पर किसी भी प्रकार के बंधन लगाए जाएं। उसके बाद कानूनों में फेरबदल करके राजा ने क्या किया? तीसरी ड्यूमा का गठन किया। एक चालाकी की राजा ने तीसरी ड्यूमा के गठन में। वो क्या थी? तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया। पहले भाग में हमने पढ़ा था क्या कि रूढ़िवादी परिवर्तन नहीं लाना चाहते थे। अब राजा भी ये चाहता था कि परिवर्तन ना आए, क्योंकि अगर परिवर्तन आएंगे तो राजा को हटना भी पड़ सकता है या फिर उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब ये जो तीसरी ड्यूमा का गठन किया गया था वो काफी लंबे समय तक चली। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि इसमें रूढ़िवादी नेता थे जो बदलाव नहीं चाहते थे। उदारवादी और रेडिकलों को ड्यूमा से बाहर रखा गया क्योंकि ये दोनों चाहते थे समाज में बदलाव आने चाहिए। यहाँ पर भाग 2 समाप्त होता है। अगले भाग में हम देखें
देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस में क्या क्या घटनाएं होती हैं।